जब अपनी बीवी को बता रहा था कि नजीब के कातिलों को वो जानता है, तो उसी के मुलाजिम ने हमें इसकी खबर दी, और जब हमने उसे पकड़ लाने के लिए सिपाहियों को भेजा, तो उसने सिपाहियों को आता देख खुदकुशी कर ली। मोहम्मद, एक वजीर की मौत पर इतना तरक्कम जाहिर करना एक सुल्तान को सेब नहीं देता, और इसे तमाम अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत नहीं कर देंगे। बेहद संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी मोहम्मद, पास आओ। नजीब के कातिल का नाम छुपाने के लिए खुदकुशी की नौबत क्यों आई अम्मी? अभी अमीर जलालुद्दीन जैसी बड़ी हस्ती के नजीब की मौत हुई तो अच्छा ही हुआ, वो तुम्हारा दीन बिगाड़ना चाहता था। लेकिन नजीब के कातिलों को दीन की फिक्र कब से होने लगी अम्मी? चाहे दीन की हो चाहे अमन की, नजीब जैसे एक कत्ताज़ शख्स का जो तुमने एतबार किया, अपने उमराओं की जो लापरवाही की, उसी से ये हंगामा हुआ है। जानते हो, सैयद तुम्हारे खिलाफ बयान देते हैं, सरदार तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि नजीब इस हंगामे की जड़ था। अब वो मर गया तो अच्छा ही हुआ। नजीब मेरा वफादार नहीं था अम्मी, मगर वो तख्ते शाही का सच्चा वफादार था। उसने अपनी वफादारी से निजाम सल्तनत के सामने एक इंसानी पैमाना पेश किया था। अगर किसी रोज नजीब मेरे खिलाफ तलवार उठाता तो मैं यकीनन तस्लीम कर लेता कि मुझसे कोई संगीन भूल हुई है। बहरहाल आप उसे भूल जाओ। अगर यूं बेतहासा सबको परेशान करते रहे तो तुम्हारा तख्ते शाही कभी मुस्तकिल नहीं होगा, और अगर तमाम अमीर उमरा तुम्हारे खिलाफ बगावत खड़ी कर देंगे तो क्या करोगे मोहम्मद? जूझता रहूंगा अम्मी, आखिर अब कब तक अपने आप को यूं सर पहुंचाते रहोगे? मगर अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? अमीर जलालुद्दीन ने तो खुदकुशी कर ली, मगर उसका भाई किसी से मुलाकात के बहाने दिल्ली से फरार है। इसी सिलसिले में मैं जल्दी ऐलान करने की सोच रहा हूँ। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो नजीब के कातिल का नाम बता दे, वरना उसके वालिदैन और उसके बीवी बच्चे जो अब तक दिल्ली में बसे हैं, जान दहशतनाक है मोहम्मद, तुम्हारी जान की खैरियत नहीं रहेगी। मोहम्मद, मुझ पर दहशत छा रही है मोहम्मद, मुझे खौफ लग रहा है। बंद करो ये तलाश, बंद करो। हौलनाक पागलपन से पास नहीं आओगे तो सुनो मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने ही कत्ल किया है नजीब का। जानती हो क्या कह रही हो अम्मी? नहीं अम्मी, नहीं, ये मजाक का वक्त नहीं है अम्मी, ये मजाक का वक्त नहीं है। अमीर उमराओं की बगावत से बचाने के लिए इस कदर झूठ मत बोलो अम्मी, ये कोई मामूली वाक्य नहीं। मालूम है मुझे, इसीलिए कहती हूँ कि मैंने ही उसे जहर देकर मरवा दिया है। नहीं, ये गैर मुमकिन है अम्मी। तुम इस कदर मेरी जान क्यों खा रही हो? तुम नहीं जानती कि तुम्हारा ये मजाक मेरे लिए किस कदर तकलीफ दे है। गैर मुमकिन क्यों हो मोहम्मद? वालिद और भाई की मौत से ज्यादा आसान है शेख इमामुद्दीन की मौत से ज्यादा जायज। हाँ, मैंने अपने वालिद और भाई का कत्ल किया, मगर उस समय मैं अपने बुलंद ख्यालों के पागलपन में अंधा था अम्मी। तुम नहीं देखती कि उस वाक़े की तपिश मुझे किस कदर जलाए जा रही है। मेरी अपनी सगी माँ मुझसे खफा होकर तन्हाई में जिंदगी काट रही है। इस डर से मैंने आईना देखना छोड़ दिया कि कहीं मेरे वालिद का चेहरा मुझे नजर ना आए, शायद इमामुद्दीन की शक्ल मुझे नजर ना आए। मेरे आसपास बस्ती लोग रह रहे थे, तुम नजीब और पत्नी, अब तुम्हारे ही हाथों नजीब का कत्ल होना
तुम्हारी सल्तनत में हर तरफ चैन अमन कायम होगा, हुकूमत पायदार होगी। लेकिन तुम्हारी तख्तनशीनी के 7 सालों में ही सल्तनत का ये हाल हो गया। वालिद भाई शेख इमामुद्दीन जैसे एक के बाद एक तुम्हारे शक्की ख्यालात का शिकार होते चले गए। उसके बाद तुझे से मरने वालों का तांता कभी टूटा ही नहीं। गोया सारा मुल्क ही कसाई खाना बन गया और इस सब का जिम्मेदार था तुम्हारा बदकार नजीब। वो भी तुम्हें अपने साथ घसीटे लिए जा रहा था, जो मेरे लिए नाकाबिल एतबार था। मेरे हाथों मारे जाने वाले तमाम नाम मैंने गिना दिए अपनी जान, मगर संपन्न शहर के शहाबुद्दीन को तुम भूल गई। असल में वही मेरी कारगुजारियों का सबूत था। मैंने उसकी लाश में खंजर कई मर्तबा खोपा था। जानती हैं क्यों? क्योंकि रिया को यकीन हो जाए हमारी जान बचाने वाले शहाबुद्दीन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मगर जब खंजर उसकी लाश को चीरता था, एक अजीब सी सनसनी मेरे जिस्म में दौड़ जाती थी अम्मी। ऐसी वैसी ताकत का एहसास होता था जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। यकायक जान गया कि तशद्दुद और खूंखारी का वजूद मेरे दिमाग में नहीं, मेरी नस नस में है। तशद्दुद मेरे रेशे रेशे में रचा है अम्मी। मोहब्बत, सुकून, फजल व अमन, तमाम मुकद्दस लफ्ज़ उस समय सिर्फ हर्फों का तरीका नजर आते थे। और जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि मेरे पास तशद्दुद और खुखारी के सिवा कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैंने 3 आदमियों का कत्ल किया, अपने वालिद, अपने भाई और शेख इमामुद्दीन का, जो तीनों ही मेरे हम शक्ल थे। इन तीनों ही हम शक्ल की मौत हुई क्या इसे भी इत्तेफाक समझती हो? इससे मेरी दरिया दिली सब पर साबित हुई। लेकिन आज उसी को आया उसे शेख के मोहतरम का कातिल और गाहे बगाहे उसकी मलामत करती है, उसके मुंह पर थूकती है। इसे भी इत्तेफाक समझती हो? नहीं अम्मी नहीं। दरअसल खुखारी और तशद्दुद की मुझे बेहद जरूरत थी, मगर इसके लिए तुमने नजीब को क्यों जिम्मेदार किया? तुमने अपने एहतिकादों के लिए कितनों को बर्बाद किया। मैं तुम्हारे लिए कद्र भी नहीं करवा सकती। आखिर तू भी तो एक औरत है। सौतेले बेटे पर भी गैरत की शफकत बरसाती रही। गलत। मेरी वालिदा जिस बात के लिए मुझसे खफा है कि मैं उसका कठपुतला नहीं बन सका, अगर तू भी तो वही चाहती थी, नजीब के चंगुल से छुड़ाकर अपने जाल में फांसना। नहीं मोहम्मद, नहीं। अगर इख्तिदार हासिल करना मेरा इरादा होता तो मैं इस वाक़े का एक बात क्यों करती? तुम नहीं बताती तो जलालुद्दीन का भाई बता देता। वो भी अगर जबान नहीं खोलता तो तमाम अमीर उमरा बता देते। चला तूने काफी होशियारी बरती है, पर इस गफलत में मत रहना कि मेरी माँ है तो सजा से बरी कर दूंगा। मैं तेरे प्यार की रत्ती नहीं करूंगा। आए अम्मी जान, तुमने ये क्या किया? मेरी बात सुनो। इख्तिदार हासिल करना था तो कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेती, मगर ये क्या किया? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हटा लो अपने हाथ। आखिरों की बस एक ही सजा होती है, सजा। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। इस
अलाउद्दीन का भूत तुम पर सवार है। अब क्या मेरे भूत से भी अपनी जिंदगी दुभर कर देना चाहते हो? ले जाओ इसे। शाही हुक्म दोहराया नहीं जाता। इसने ज़िनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। ले जाओ इस बदकार को और ले जाकर शाही महल के खंबे से बांध दो। याद रहे, आते जाते लोग इस पर थूके, पत्थर मार मार कर इसकी जान ले। ले जाओ। मुझे किसी और नबी की परवाह का मोहम्मद, लेकिन सबके सामने रहे मोहम्मद। या खुदा, मेरे हाथ थाम ले मेरे मालिक। मुझे नहीं मालूम कि मेरी रगों में बहता खून मेरा कौन सा है और कौन सा बेगाना। मैं तेरे सहारे का मुंतजर हूं मेरे मालिक। मुझे क्यों रेगिस्तान में भटकने देता है? क्यों क्यों कीड़े की मानिंद कुलबुलाने देता है मेरे मालिक? मुझे बिनाई दे, मुझे सहारा दे, मुझे सहारा दे मेरे मालिक, सहारा दे। मेरी खूंखारियत, और जब तक मेरे मंसूबे पूरे नहीं हो जाते, ये तशद्दुद, ये खूंखारियत जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी। नाटक तुगलक एक नए अंदाज में आपने यहां देखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं गुजारिश करूंगा अपने दर्शकों से, अपने अतिथियों से, कि हमने एक ये दान पात्र यहां रखा है। अगर आपको इन कलाकारों की कला पसंद, इसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं। इस किरदार को निभाने वाले कलाकार हैं ब्रिजेश नारायण। इसी नाटक में बरनी का चरित्र निभा रहे थे और ये कलाकार हैं आदेश नारायण। सौतेली मां के रूप में आपने देखा मंच पर ये भूमिका निभा रही थी हमारी कलाकारा सुरमई। और इसी नाटक में कई भूमिका निभा रहे थे वजीर आजम नजीब, शेख इमामुद्दीन, और भीड़ में कलाकार हैं ये बाल कलाकार अखिलेश नारायण। रतन सिंह बुजुर्ग और भीड़ के रूप में आपने देखा ये कलाकार हैं रवि थापा। अजीज के रूप में आपने देखा, और जो धोबी खानदान एक शब्द संवाद बोल रहे थे ये जनाब कलाकार हैं आशुतोष पांडे। शमसुद्दीन
एक बहुत ही वृद्ध कलाकार का रोल अदा कर रहे थे और इस किरदार में थे जनाब तौसीफ अहमद। आजम खां जिनका कत्ल हो गया, भीड़, और आपने देखा कि आपको इन्होंने कुछ गुदगुदाया भी। ये चरित्र निभा रहे थे चिराग थापा। गियासुद्दीन और अमीर, अपनी आवाज को बदलकर ये किरदार इन्होंने निभाया दीपक शर्मा। ढिंडोरची, सैनिक और अमीर, ये तीन किरदार निभा रहे थे। कलाकार हैं ये पहली बार इस मंच पर आए हैं मयंक। साबुद्दीन का किरदार जो दो भूमिका निभा रहे थे, भीड़ में भी थे, ये हैं जनाब विशाल विज। हिंदू औरत जिसका बेटा मर जाता है, गिड़गिड़ाते मंच पर आपने देखा होगा, ये अभिनय कर रही थी हमारी अदाकारा सीमा रावत। सिपाही के रूप में देखा आपने मंच पर, पहली बार मंच पर अभिनय किया इन्होंने अजय सजवान सिपाही के रूप में। अमीर, करीम खान और भीड़, ये भी पहली बार मंच पर आ रहे हैं। रंजीत गुरुंग और भीड़, और जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था मंच पर देखा होगा आपने, इस बच्चे ने भी पहली बार अभिनय किया इस मंच पर। और ये छोटे से कलाकार हैं वरदान बहल। और इसी में हमारे एक बहुत पुराने कलाकार, वरिष्ठ कलाकार, जो इन्होंने भी एक किरदार निभाया, वह है जनाब जितेंद्र कुमार धूसिया। निर्देशन के रूप में मैं बाद में बताऊं, और निर्देशन में जो सहयोग किया सहायक निर्देशक के रूप में, ये हैं कलाकार अखिलेश नारायण। प्रकाश व्यवस्था, पहली बार प्रकाश संयोजन काम किया, और ये दून घाटी के रंगमंच के, ये भी एक बाल कलाकार के रूप में, लेकिन उन्होंने यहाँ की प्रकाश व्यवस्था संयोजन किया है। ये हैं अभिषेक नारायण, कृपया आ जाएं, मंच पर आ जाएं। और रूप सज्जा, जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देने वाले मेकअप के रूप में थे हमारे दोस्त राजन। आपने देखी कि ये रंग बिरंगी पोशाक पहनकर आपके समक्ष आए। आपको बता दूं कि ये सारे कपड़े मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से मंगाए गए, और डिजाइन हम लोगों ने किया, ब्रिजेश नारायण ने किया, और इसमें कुछ लोग जिन्होंने डिजाइन भी किया और सिलाई भी बैठ के की, ये हैं जनाब तौसीफ अहमद, सुरमई और संजय गहरोला। आप देख रहे हैं पीछे ये सेट खड़ा हुआ है। इस सेट को बनाने में ब्रिजेश नारायण, इकदार अली, कैलाश कंडवाल और संजय, इनका योगदान रहा। इकबाल जी आ गए। मंच व्यवस्था में सुमित शर्मा, नितिन राठौर, योगेश और अर्जुन, अखिलेश सेमवाल, और इस पूरे नाटक की मंच परिकल्पना और निर्देशन वो किया है इस नाटक के तुगलक ब्रिजेश नारायण ने। और इस सब के पीछे जो कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन कंट्रोलर, हिंदी में प्रस्तुति नियंत्रक, यदि